नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम खनिज रेशों के अंतर्गत फाइबर ग्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फाइबर ग्लास शीशे अर्थात कांच से बनने वाला एक ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक रेशा है जिनकी गुण और विशेषताएं कांच की विशेषताओं से बिल्कुल विपरीत होती है। कांच छूने में चिकने परंतु न मुड़ने वाले, दृढ़ और कड़े होते हैं जो झुकते नहीं और अत्यधिक दबाव देने पर टूट जाते हैं। ठीक इसके विपरीत फाइबर ग्लास सिल्क के समान दिखने में होते हैं और ये रेशे लंबे, मुलायम, महीन, पारदर्शी और लचकीले होते हैं। सर्वप्रथम आइए इसकी बनावट के बारे में अब हम जानते हैं कैसे इसकी खोज हुई। तो सर्वप्रथम कांच के रेशे बनाने का श्रेय जर्मनी को जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1914 के आसपास जब एस्बेस्टोस की भारी कमी महसूस की गई, तब कई वैज्ञानिकों का ध्यान कांच की ओर गया और क्यों न इसको पिघलाकर विविध विधियों से ऐसा रेशा निर्माण किया जाए जो एस्बेस्टोस की पूर्ति कर सके। वैज्ञानिकों की इस सोच और प्रयास के प्रयोगों के द्वारा फाइबर ग्लास के रेशों का निर्माण हुआ। तत्पश्चात संबंधित अनुसंधान चलते रहे और सन 1931 में अमेरिका में शीशे गलाकर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अत्यंत बारीक, नमनीय, लंबे और पारदर्शी रेशे बनने शुरू हो गए, जिसका मूल्य भी एस्बेस्टोस की अपेक्षा कम था, परंतु इन रेशों से वस्त्र निर्माण नहीं हो सकता था, तो क्योंकि इसमें कई प्रकार की कमियां महसूस की गई। परंतु अनुसंधान जारी रहे और विभिन्न प्रयोगों के पश्चात इस प्रकार के रेशों से वस्त्र उपयोगी रेशे का निर्माण संभव हो सका और सफलता सन 1938 के अंदर प्राप्त हुई। फाइबर ग्लास के निर्माण प्रक्रिया के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम पाते हैं कि फाइबर ग्लास बनाने के लिए सिलिका, बालू, लाइमस्टोन, सोडा ऐश और बोरेक्स को विद्युत चालित भट्टी में गलाया जाता है। गलाने के पश्चात इससे छोटे छोटे गोल कांच, कंचे या मार्बल्स बनाए जाते हैं। पुनः कंचों को गलाकर स्वच्छ किया जाता है, जिनसे अशुद्धियां दूर हो जाती है। अब इन्हें उपयुक्त घोलक में घोलकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट्स या छिद्रों से निकाला जाता है। सूखने के पश्चात हमें फाइबर ग्लास के रेशे प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें रोल पर लपेट लिया जाता है। फाइबर ग्लास के रेशे इच्छानुकूल लंबाई, मोटाई और आकार के बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम पुनः संक्षिप्त में इसकी फॉर्मूला वाइज इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। तो सिलिका प्लस बालू प्लस लाइमस्टोन प्लस बोरेक्स, इन सबको विद्युत भट्टी के अंतर्गत पकाया जाता है। तो उस विद्युत भट्टी के अंदर इसे गलाने की प्रोसेस होती है। गले हुए पदार्थ से कंचे तैयार किए जाते हैं, जिसे हम मार्बल्स बोलते हैं। इन मार्बल्स को पुनः अशुद्धियां दूर करने के लिए एक्चुअली विद्युत भट्टी के अंदर पिघलाया जाता है। अशुद्धियों से मुक्त घोल को, अशुद्धियों से मुक्त बने पदार्थ या गाढ़े घोल को एक्चुअली एक विस्कोस सॉल्यूशन के अंतर्गत या जो घोलक होता है उसके अंदर मिलाया जाता है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन या एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है।
इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट्स के माध्यम से निकाला जाता है, जिससे हमें महीन, पतले या इच्छा अनुसार हम जिस आकार के रेशे चाहते हैं हम प्राप्त कर लेते हैं। और जो प्राप्त रेशे होते हैं उन्हें हम रोल के ऊपर लपेट लेते हैं। तो इस प्रकार हमें फाइबर ग्लास से रेशा प्राप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में इसकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। इसकी सूक्ष्मदर्शीय रचना देखने से हम छोटे छोटे कांच की छड़ रॉड्स की भांति दिखाई देते हैं। ये चिकने, चमकदार, सूक्ष्म, फिसलन युक्त और भारी होते हैं। मजबूत, अत्यंत मजबूत होते हैं। सतह चिकनी और रोएदार होती है। रोएदार रचना के बीच में रिक्तस्थान होने से वायु फंस जाती है, जिसके कारण इसके वस्त्र जो होते हैं वे हमें गर्माहट प्रदान करते हैं। इसलिए इसके कोट, जैकेट्स या गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। प्रत्यास्थता का अभाव होता है। इसमें श्रेष्ठ डायमेंशनल स्टेबिलिटी का गुण पाया जाता है। ये इलास्टिसिटी की इसमें बहुत अधिक कमी होती है। प्रत्यास्थता की कमी के कारण ही इसका वस्त्र बुनना कठिन होता है। फिर ब्रेकिंग पावर या इसकी कनन शक्ति, इसकी अत्यधिक कनन शक्ति, एक्सपोनेंशियलिटी, हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। इसलिए इसे सर्वाधिक मजबूत रेशा कहा गया है। अर्थात इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल है। ये बहुत इजीली नहीं टूटता है। दैट मीन्स कि ये बहुत इजीली नहीं टूटता है, इसीलिए इसको सबसे मजबूत रेशा कहा गया है। शिकन प्रतिरोधकता, हालांकि रेशों में प्रत्यास्थता का सख्त अभाव है, परंतु शिकन प्रतिरोधकता का गुण इसमें विद्यमान होता है। नमी अवशोषकता, नमी अवशोषकता का पूर्णतः अभाव होता है। पानी इस पर से फिसल कर नीचे गिर जाता है। गंदगी वस्त्र की सतह पर ही रहती है, अतः साफ करना बहुत आसान होता है। गीले कपड़े से यदि हम रगड़ कर इसे पोंछते हैं तो इसकी गंदगी साफ हो जाती है और दाग धब्बे छूट जाते हैं। इससे त्वचा से सटे हुए वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही क्योंकि इनमें नमी अवशोषकता का गुण होता है, जिससे बॉडी के अंदर पसीना आ रहता है और वस्त्र हमारे लिए अनकंफर्टेबल फील होते हैं। ताप संवाहकता, ताप के अच्छे संवाहक हैं। ताप का प्रभाव, ग्लास फाइबर अज्वलनशील होते हैं। इनमें ताप सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है, परंतु 500 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर इसके रेशे नरम पड़ जाते हैं। लॉक के समीप लाने पर रंग एवं परिष्कृतियाँ जल कर नष्ट हो जाती है, जिससे वस्त्र में कालापन आ जाता है, परंतु रेशे, धागे और बुनाई ज्यों के त्यों बनी रहती है। धूप का प्रभाव, धूप से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए पर्दे, ड्रेपरी, सजावट आदि के वस्त्रों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। रंगों का प्रभाव, इन पर आसानी से रंग नहीं चढ़ता है। इन्हें रंगने के लिए रेशे का जो गाढ़ा घोल होता है, उस घोल के अंदर ही हम आवश्यक कलर को मिला देते हैं और छिद्रों से, स्पिनर्स के छिद्रों से जब हम इसे निकालते हैं तो हमें ओरिजिनल रेशे के अंदर ही हमें ओरिजिनल रंग प्राप्त होता है। कभी कभी विशेष प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र की सतह को भी रंगा जमाया जाता है। लटकनशीलता, रेशे में सुंदर ढंग से ड्रेप करने की अद्भुत गुण समाहित होता है, इसलिए ये वस्त्र पर्दे के लिए उत्तम माने गए हैं। फिर विद्युत संवाहकता,
ग्लास फाइबर में विद्युत संवाहकता कुसंवाहक होते हैं, अर्थात बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इन्हें एक्चुअली इंडक्शन मटेरियल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, अतः कई उपयोगी विसंवाहक पदार्थ इनसे बनाए जाते हैं। सफाई और धुलाई बहुत इजी है क्योंकि दाग धब्बे अंदर प्रवेश नहीं करते, रेशे के ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। धूल कण भी ऊपरी सतह पर ही रहता है, जिन्हें हम गीले कपड़े से रगड़कर पोंछने पर साफ हो जाता है और इस प्रकार वस्त्र ज़्यादा गंदे नहीं होते और धुलाई बहुत आसान होती है। इसमें रगड़ का प्रभाव या एब्रेशन और फ्रिक्शन का प्रभाव, एक्चुअली रगड़ और घर्षण का प्रभाव यदि हम देखते हैं तो इनमें यह क्षमता सहना कम होता है, इसलिए मोड़ वाले स्थानों पर ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि इससे बने हुए वस्त्र सीधे के सीधे जहाँ धारी होती है, क्रीज होती है, वहाँ से फट जाते हैं। कीड़े और फफूंदी का प्रभाव इन पर कोई नहीं होता है, कोई हानिकारक प्रभाव कीड़े फफूंदी इन पर नहीं डालते हैं। अम्ल का आइए अब 2-3 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अम्ल का प्रभाव एक्चुअली गर्म और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक फॉस्फोरिक एसिड इनको क्षति पहुंचाते हैं। इनके संपर्क में आने से रेशे नष्ट हो जाते हैं। शेष अकार्बनिक और कार्बनिक एसिड्स इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो हम देखते हैं कि केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ही इस पर इफेक्ट डालते हैं। क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु यूजुअली हमें कॉन्सेंट्रेटेड घोल यदि हम क्षार को यूज़ करते हैं तो वे उसे डैमेज थोड़ा बहुत पहुंचाते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं पहुंचाते। और यूजुअली हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह अप्रभावित ही रहता है। पसीने का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हमने एक्चुअली मैन मेड मिनरल फाइबर जिसे हम ग्लास फाइबर कहते हैं, उसका अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।